हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ईएमएस सेक्टर को डिस्कस करेंगे और ईएमएस सेक्टर का टॉप 3 अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ईएमएस सेक्टर क्यों, क्योंकि ईएमएस सेक्टर में आज के टाइम पे बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है और ईएमएस सेक्टर में अपने देश का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए? वहां पैसा लगाना चाहिए जहां पे कि अपने देश का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आज के टाइम पे इंडिया लगभग 70 बिलियन से 80 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इंपोर्ट करता है और ये ऑयल के बाद दूसरा है। तो अगर हम इंडिया में ही बनाने लगे ईएमएस का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट तो हमारा इंपोर्ट घटेगा, और चूंकि इंपोर्ट घटेगा तो हमारा आपको ट्रेड डिफिसिट भी बैलेंस होगा, विच विल बी वेरी वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। सेकेंड क्या है? चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा ईएमएस कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। तो आपको एक बात और पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली यूएसए जो है आपको चाइना से बाहर मूव करना चाहती है, क्योंकि आज के टाइम पे यूएसए चाइना को अपना एनिमी की तरह देखती है। तो यूएसए के पास ऑप्शन क्या है? यूएसए के पास इंडिया एक ऑप्शन है। तो अगर हमें उसे कैपिटलाइज करना है तो हमें इंडिया को नया ईएमएस हब बनाना पड़ेगा। तो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, दैट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जॉब क्रिएशन। जैसे देखो, इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? वन ऑफ द पेन पॉइंट, जॉब नहीं है इंडिया में। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। तो उसे सॉल्व कर सकता है ये ईएमएस अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए आप देखोगे तो ईएमएस सेक्टर में गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पुश होता है। नॉट ओनली दैट, अगर ईएमएस सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो हमारा जीडीपी में भी वैल्यू एडिशन ठीक ठाक हो सकता है। देन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आज के टाइम पे लगता है वो है आपको रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन क्या? अगर आपने इजराइल, ईरान और उसे क्या बोलते हैं, हिजबुल्ला, ठीक है, हिजबुल्ला वाला इशू सुना होगा। तो हिजबुल्ला के बहुत सारे आपको लीडर्स को इजराइल ने मारा था एक वक्त। उसने क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही तो छेड़छाड़ किया था। तो अगर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से मंगवाते हो तो यू आर एट रिस्क। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर वगैरह खुद के देश में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके देश का नहीं होगा तो जिस देश से आप खरीदोगे वो कभी भी कंट्रोल कर सकता है। आज को अगर चाहे, अगर यूएसए, तो यूएसए का हम लोग एप्पल का ओएस मंगाते हैं। देन हम लोग विंडोज का ओएस कहाँ का है? वो भी आपको यूएसए का है। उसका गवर्नमेंट अगर उनको कभी भी दे, माइक्रोसॉफ्ट को दे ऑर्डर या एप्पल को दे, तो वो लोग कभी भी हमारा एक्सेस रोक सकते हैं और हमारा सिस्टम पूरा ठप पड़ सकता है। इन अ रेयर केस अगर हमारा यूएसए से लड़ाई हो सकता है। तो आप समझो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा चीज है कि देश के पास खुद का होने चाहिए। स्पेशली अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको डिफेंस में यूज होता है, टेलीकॉम में यूज होता है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे कि कम्युनिकेशन वगैरह होता है बहुत हाई लेवल का। देन आपको डिफेंस में आपको पता ही है, अगर डिफेंस का इलेक्ट्रॉनिक्स ही हाईजैक कर लिया जाए, जैसे आज के टाइम पे अगर आप देख रहे हो ईरान इसराइल का वार हो रहा है, तो वहां पे जीपीएस से बहुत ज्यादा हेल्प किया जा रहा है ईरान को, रशिया एंड चाइना के थ्रू। चाइना कर रही है आज के टाइम पे। तो अगर हमारे पास अपना सब कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, अपना जीपीएस वगैरह नहीं होगा, तो हमें प्रॉब्लम होगा। इसीलिए डिफेंस का इंडियनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स खुद का होना बहुत जरूरी है, टेलीकॉम में इलेक्ट्रॉनिक्स खुद का होना बहुत जरूरी है। और दिस इज द रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है ईएमएस सेक्टर को बहुत ही ज्यादा। नॉट ओनली दैट, ईएमएस में सेमीकंडक्टर लेवल पे पुश कर रही है कि तुम पीसीबी बनाओ अपने देश में। तुम पीसीबी ही नहीं, वो सेट भी अपने देश में बनाओ आज के टाइम पे। और गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारा पीएलआई स्कीम वगैरह लेके आ रही है आज इंडिया में। और सबसे बड़ा क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। जैसे आप बता रहे हो कि हम लोग इतना आत्मनिर्भर बने कि हमको बाहर से कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो लड़ाई कहां चल रहा है, ईरान में लड़ाई चल रहा है। फर्क हमें पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम ऑयल वहां से इंपोर्ट करते हैं। कल को कुछ ऐसा हो गया कि हमारा चाइना से लड़ाई हो गया तो हमारा ईएमएस इंपोर्ट ठप। अगर हमारा यूएसए से लड़ाई हो गया तो हमारा ओएस इंपोर्ट ठप। तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट वांट कि हम लोग सब कुछ इंडिया में करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं, इस ड्यू टू दीज रीजंस इस साल के बजट में 40 के करोड़ का ईएमएस सेक्टर को सिर्फ बजट दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स को, सेमीकंडक्टर को तो और भी पुश दिया गया है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट कितना सीरियस है ईएमएस सेक्टर को लेकर। ये तो हो गया ईएमएस सेक्टर का बात। तो ये जो आपको इंपॉर्टेंस है ईएमएस सेक्टर का, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट ईएमएस कंपनीज के लिए। अब हमारा बेस क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं, जो कि है केंस्टेक। केस्टेक क्यों? देखो, केस्टेक
चुनिंदा कंपनी में से है जो कि आपको ईएमएस है, लेकिन वो अपना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खुद से बनाएगी फ्यूचर में। नॉट ओनली दैट, वो सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग भी करेगी, जो कि आपको इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी बहुत ही बड़ा। और इनको स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से सपोर्ट है। और वो कंपनी ज्यादातर केस में अच्छी करेगी जिनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से आपको सपोर्ट है। आप पॉलिटिक्स वगैरह को शेयर मार्केट से डीलिंक नहीं कर सकते हो, दोनों का लेना देना है। जहां पे देश की सरकार का पैसा जा रहा है वहां पैसा बनने का चांसेस बहुत हाई होता है। यू कैन नॉट डीलिंक दोस थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि केनस्टेक करती क्या है। तो केनस्टेक का अगर आपको करना समझना है तो आपको थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या बनाती है। तो सबसे पहले समझो कि केनस्टेक 5 मेजर सेक्टर में डील करती है, जिसमें कि सबसे बड़ा उनका बिजनेस आता है आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो लोग क्या बनाते हैं, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर्स, ठीक है। ये दो कंपोनेंट बनाते हैं आपको इंडस्ट्रियल में मेजरली, ठीक है। देन आपको आता है ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर में क्या बनाते हैं, डैशबोर्ड क्लस्टर्स। जो आपको कार वगैरह में डैशबोर्ड दिखता है ना, तो वो ऐसी ही कंपनी आपको बनाती है आपके लिए। देन आपको ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। रेलवे में ये लोग क्या करते हैं, कवच का काम है इनका, सिग्नलिंग गियर वगैरह बनाते हैं। एरोस्पेस में ये लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई यूनिट फॉर सैटेलाइट्स एंड डिफेंस रडार्स। देन आईटी एंड आईओटी में ये लोग सर्वर्स, लैपटॉप, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस आता है वो आपको आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव से। इंडस्ट्रियल से लगभग आई थिंक 59% के आसपास इनका बिजनेस आता है, विच इज एक्चुअली में वेरी वेरी गुड। देखो मैं इस कंपनी का इतना तारीफ आपको क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये कंपनी पहले एक असेंबली करने वाली कंपनी है। देखो क्या होता है, इन सब कंपनी का काम को आपको समझना पड़ेगा। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का रॉ मटेरियल क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, बाहर से आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खरीदते हैं, ठीक है। फिर उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट लगाते हैं, रजिस्टर्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ये लोग बना लगाते हैं। फिर ये अपना फाइनल कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पीसीबी बाहर से मंगवा रहे हैं। वो जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं देश के बाहर से, उसमें पीसीबी आता है। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, अपना खुद का पीसीबी बनाएगी। नॉट ओनली दैट, ये पीसीबी बनाएगी भी, खुद भी यूज करेगी और बाहर एक्सपोर्ट भी करेगी। और मैनेजमेंट का ये तक बोलना है कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये बात आप समझो। ये हो गया इनका पहला जो बड़ा मुझे आज के टाइम पे चीज लगता है। दूसरा क्या है, ओसैट। ओसैट क्या हुआ, सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग कंपनी का, वहां पे भी अपना एक क्या बोलते हैं फैसिलिटी खोल रही है। देखिए ये सब डिटेल में समझना है तो मैं केनस्टेक का डीप डाइव वीडियो डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझा रहा हूं एज ए बिगिनर। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं, तो ओसैट क्या हो गया आपको, सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। और ये चुनिंदी कंपनी में से है आज के टाइम पे भारत में जो कि आपको ओसैट का काम करती है। दिस इज द बिगेस्ट एज दे आर हैविंग। एंड मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हमारे पास उसके लिए भी डिमांड अच्छा खासा आ रहा है। डिटेल आप वीडियो में देख लीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट अच्छा आया था, बट वी शुड नॉट बी जजिंग एनी कंपनी जस्ट बेस्ड ऑन वन क्वार्टर रिजल्ट। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक मुझे काफी अच्छा लगता है। उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा, जब मैंने Q3 का रिजल्ट का एनालिसिस किया था। सिंपल भाषा में ये समझो, कंपनी का रिजल्ट इतना सफिशियंट है कि कंपनी कैन डिलीवर इट्स टारगेट। उसका टारगेट क्या है, $1 बिलियन का रेवेन्यू बाय FY28, विच मींस 60% के आसपास का CAGR एटलीस्ट ये कंपनी करेगी। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दिखाता हूं। कंपनी का आज के टाइम पे पी कितना है, 59 का, ठीक है। कंपनी कैन ग्रो इन अ सिंपल वे, मैं आपको बताता हूं 72% के CAGR से। ये मैं आगे बताऊंगा थोड़ा डिटेल में आपको, ठीक है। तो कंपनी का पी कितना है, 59 का। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 56% नीचे आपको मिल रही है, विच इज मैसिव डिस्काउंट। पेग रेशियो 0.65 का। कंपनी आपको आज के टाइम पे EMI सेक्टर में है, सेमिकॉन में है, ठीक है। आपको ओसैट का काम कर रही है, पीसीबी खुद का बनाएगी, देश का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो कंपनी का पेग रेशियो 0.67 क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से कंपनी इज एट अ डिस्काउंट। एटलीस्ट इस प्राइस पे तो जरूर है कि इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है आज के टाइम पे। इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, लेकिन मुझे लगता है कि केनस्टेक आज के टाइम पे आपको अच्छे डील पे मिल रही है। नॉट ओनली दैट, कंपनी गिरा था आपको दिसंबर में और ठीक ठाक टाइम तक करेक्ट हो चुका है। हो सकता है कि 6-7 महीना और करेक्ट हो जाए ये कंपनी, लेकिन चांसेस है कि कंपनी का आगे रिजल्ट अच्छा आने वाला है, मे बी इन FY27 एंड FY28, क्योंकि दे हैव गुड ऑर्डर बुक्स, देयर फैसिलिटीज आर कमिंग।
ओसेट का एंड पीसीबी का, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आते हैं और इनका आपको फ्यूचर आउटलुक वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो जब इनका फ्यूचर आउटलुक वगैरह देखोगे तो मैनेजमेंट ने दो टारगेट यहाँ पे शेयर किया, एक FY28 के लिए, FY30 के लिए। और मुझे बहुत हाई चांसेस लगता है कि दे कैन मीट इट दिस टारगेट। उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। सिंपल भाषा में समझो, दे हैव इनर ऑर्डर बुक, और जितना इनको ऑर्डर मिलता है आज के टाइम पे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आराम से ऑर्डर बुक कर लेंगे। और इनका ओसेट वाला के लिए ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है इनके पास, पीसीबी के लिए भी ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर मान लो $1 बिलियन करते हैं तो आज के हिसाब से तो 9,000 करोड़ बनता है, लेकिन मैं फिर भी 8,500 करोड़ कर रहा हूं, जो कि आराम से अचीवेबल है। तो उस हिसाब से रेवेन्यू पे जंप बनेगा 2.64 का। लेकिन ज्यादा बना क्या बनता है, पैट बनता है, हमें पैट देखना है, ठीक है। पैट बनेगा इनका 1317 करोड़ का। वाई? क्योंकि आप ये बात समझो, आज के टाइम पे ये अपना पीसीबी बाहर से मंगवाते हैं। पीसीबी वाली कंपनी का कम से कम 10-15% तो बिट्टा मार्जिन होता होगा, एक्चुअली उससे ज्यादा होता है। और पीसीबी इनके सामान का 10 से 15% कॉस्ट होता है। तो इनका इबिट्टा मार्जिन आराम से फ्यूचर में बढ़ने वाला है, और इनका बिजनेस भी मार्जिन एक्रेटिव होने वाला है फ्यूचर में। तो इनका आपको 2% आराम से पैट मार्जिन बढ़ सकता है, चांसेस काफी हाई है इस चीज का, ड्यू टू ओसेट हाई मार्जिन बिजनेस है। अगेन इन डेप्थ वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगा आपको। और करंट पैट कंपनी का कितना है, 389 करोड़ का। तो पैट जंप कंपनी का आने वाला है 3.4x के आसपास का, विच मींस CAGR ऑफ 72%। तो फॉरवर्ड पी कितना बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 17 का। एंड पिग रेशियो बनेगा 0.8 का। तो आपको FY28 एक कंपनी मिल रही है जिसका FY28 का पी बनता है 17 का, पिग बनता है 0.8 का, और कंपनी है आपको सेमीकंडक्टर में काम करने वाली कंपनी, आपको पीसीबी का काम करने वाली। डोंट यू थिंक इट्स चीप? मेरे हिसाब से ये चीप है। एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्राइस है मेरे हिसाब से। इट इज नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, यू शुड डू योर ऑन रिसर्च बिफोर बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स ऑल। अब हम लोग दूसरी कंपनी से पे आते हैं। दूसरी कंपनी का क्या नाम है? दूसरी कंपनी का नाम है सिरमा SGS, ठीक है। और हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में एक बोनस कंपनी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि सेमीकंडक्टर से है, बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है, आपको उसे रडार में रखना है, मैं इसलिए शेयर करूंगा, ठीक है। तो सिरमा SGS क्या है ये मैं बताता हूं आपको। सिरमा SGS क्या बनाती है? सिरमा SGS आपको, इनका भी आपको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है। सबसे बड़ा है इनका ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल। ऑटोमोटिव पे क्या करते हैं ये लोग, डिफरेंट डिफरेंट ईवी कंपोनेंट बनाते हैं। देन आपको सेफ्टी सिस्टम्स वगैरह बनाते हैं, पावर ट्रेन वगैरह बनाते हैं। इंडस्ट्रियल में स्मार्ट मीटर्स बनाते हैं। स्मार्ट मीटर्स आपको केस्टेक भी बनाती है, ये भी बनाती है। उसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशंस वगैरह, टेलीकॉम एंटीना वगैरह। और इनका आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान है, जैसे डिक्सन टेक का है, इनका भी है। लेकिन इनका आपको ज्यादा बिजनेस आता है, हाँ, इनका डिक्सन टेक का ज्यादा बिजनेस है कंज्यूमर्स का, इसका छोटा बहुत बिजनेस है, आपको छोटा सा बिजनेस है कंज्यूमर में दैट इज क्या, टीवी फोन ये सब बनाना, ठीक है। डिक्सन टेक इज मेनली अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये आपको मेनली है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कंपनी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसका बड़ा बिजनेस आता है ऑटोमोटिव से। ये हो गया। देन ये लोग लैपटॉप्स वगैरह बनाते हैं, सर्वर मदरबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं, एंड लाइफ स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर्स वगैरह। लेकिन इनका बड़ा बिजनेस कहां से आता है आपको, ईवी कंपोनेंट, पावर ट्रेन वगैरह से। और ये भी वो कंपनी है जो कि अपना खुद का पीसीबी प्लांट बनाएगी। पीसीबी प्लांट का माने क्या होता है ये समझो, जो भी कंपनी अपना पीसीबी प्लांट बनाएगी, खुद का पीसीबी मैन्युफैक्चर करेगी, इसका मतलब क्या होता है, उसका मार्जिन फ्यूचर में बढ़ने वाला है, वो अपना रॉ मटेरियल खुद बनाएगी इस वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, समझ लीजिए कि ये कंपनी क्या करती है, एंड बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस में आपको इनका भी फ्यूचर का कैलकुलेशन वगैरह दिखा देता हूं थोड़ा बहुत। सिग्मा एसजीएस का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सबसे पहले इनका कोर रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो इनका कोर बिजनेस से आएगा, दैट इज ये वाले बिजनेस से आएगा। ये वाले बिजनेस से मैनेजमेंट का बोलना है कि 30-40% का मैनेजमेंट ग्रोथ देख रही है अगले 2-3 साल के लिए। तो इससे कितना रेवेन्यू बनता है, 8,640 करोड़ के आसपास का। फर्दर कम मैनेजमेंट का ये बोलना है कि डिफेंस से भी दे आर एक्सपेक्टिंग 350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बाय FY28। देन पीसीबी बिजनेस भी इनका होने वाला है, पीसीबी भी एक्सपोर्ट करने वाला है। मैंने एज्यूम किया जो इनका पीसीबी प्लांट होने वाला है वो 80% आपको ये लोग काम कर लेंगे यूटिलाइजेशन पे पीसीबी प्लांट का बाय FY28। तो इनका फुल कैपेसिटी कितना है, 2,000 करोड़ का रेवेन्यू करने का। 80% करते हैं तो 2,000 करोड़ बनता है। और 2,000 करोड़ में से आप एज्यूम करो कि ये लोग इंटरनली
कंज्यूम कर लेंगे 25%, क्योंकि दे आर देमसेल्फ यूजर ऑफ कंज्यूमर ऑफ आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो इनका टोटल रेवेन्यू बनेगा 10,490 करोड़ का। और यहाँ पे अगर आके इनका रेवेन्यू देखोगे तो 4278 है। तो लगभग ये अपने रेवेन्यू को अगले 2 साल 3 महीने में 2.5 गुना कर सकते हैं, ठीक है। और पैट कितना हो सकता है इनका? पैट हो सकता है 940 करोड़ का। डिटेल कैलकुलेशन देखना है तो मेरा सिरमा एसजीएस का आप डीप डाइव देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इस कैलकुलेशन तक मैं कैसे पहुंचा हूं। तो 939 का इनका आराम से प्रॉफिट हो सकता है, समवेयर इतना हो सकता है जो मैनेजमेंट ने बोला है वो डिलीवर कर दे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से मैं कैलकुलेशन वगैरह कर रहा हूं। तो कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है 940 करोड़ का। आज के टाइम पे प्रॉफिट कितना है? लगभग 300 करोड़ का। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज नोट कर रखा है। तो कंपनी का प्रॉफिट का जब कितने आने वाला है अगला 2 साल 2 महीने में? 3.15x का। सीएजीआर कितना बनता है? 67%। पेग रेशियो 0.78। और मैंने एक और कैलकुलेशन किया है कि वो जो पीसीबी वाला प्लांट है इसको फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, फुल यूटिलाइजेशन करेंगे और 20% दैट इज 500 करोड़ का ये लोग इंटरनली कंज्यूम कर लेंगे। तो कंपनी का आपको सीएजीआर बनता है 71% का। प्रॉफिट बनेगा आपको 90 करोड़ के आसपास का। जंप है 3.3 का। सीएजीआर ग्रोथ बनेगा 71%। पेग बनेगा 0.73। अगर आप केसटेक के केस में देखो तो इनका 0.8 के आसपास बन रहा है। सिरमा के आस बन रहा है आपको 0.7873। तो सिरमा एसजीएस आपको चीप लगेगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि केस टेक्नोलॉजी आपको किसमें है? ओसैट में, सेमीकंडक्टर में है। तो इसका चांसेस काफी हाई है कि केस टेक को आपको वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में कंपेयर टू सिरमा एसजीएस। पर क्या वैल्यूएशन के हिसाब से केस ज्यादा अच्छी डील है? मेरे हिसाब से नहीं। वैल्यूएशन के हिसाब से सिरमा अच्छी डील है, लेकिन केस टेक्नोलॉजी अगर आप सेमिकॉन एंगल वहां लगा देते हो तो बिकम्स अ गुड डील, क्योंकि वैल्यूएशन में उतना भी फर्क नहीं है दोनों में, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो एप्पल टू एप्पल टाइप का लग रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप वैल्यूएशन प्लेयर हो तो सिरमा, अदरवाइज एग्रेसिव प्लेयर हो तो कैस्टेक। एंड अगेन इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कतई इसको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अपना रिसर्च कीजिएगा खरीदने से पहले। अब मैं कुछ कॉमन मैट्रिक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी आपको 52-53 के पी पे मिल रही है, ग्रोथ 60-70 के आसपास का है। तो महंगा डील नहीं है, क्लियर कट। अपने 52 को वीक हाई से ये आपको 15% नीचे मिल रही है, वो अगेन एक आपको पॉजिटिव चीज है यहाँ पे। तो ये सब कुछ कुछ पॉजिटिव फैक्टर है। और अगर इनका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह भी देखोगे तो ये भी आपको अच्छा ही लगेगा। मतलब मेजोरिटी माल आज के टाइम पे आपको प्रोमोटर के हाथ में है। एफआईडीआईज भी ठीक ठाक है। अगर आप पब्लिक में देखोगे तो पब्लिक में आपको 34% दिखता है, यहाँ पे 35%। लेकिन उसमें से भी आप देखोगे तो 17% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो वीकर हैंड्स में सिर्फ 18% के आसपास बचता है, विच अगेन इज ए गुड पॉइंट फॉर सिरमा एसजीएस शेयर होल्डर्स। तो मेरे हिसाब से सिरमा एसजीएस इज आल्सो ए गुड डील, दैट्स व्हाई मैंने इसे दूसरे नंबर पे रखा है। ऐसा कोई रैंकिंग नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पहला है आपको केस्टेक, दूसरा है सिरमा एसजीएस, और मैं थर्ड एक एसएमई को यहाँ पे डालना चाहता हूँ जिसका कि नाम है आपको एमट्रॉन। एमट्रॉन भले ही एक छोटी कंपनी है लेकिन ये वेरी वेल मैनेज्ड है। आज के टाइम पे डेब्ट फ्री कंपनी है। देखो कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कंपनी ठीक ठाक एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी का जो करंट प्लांट है उससे इनका 500 करोड़ का रेवेन्यू करने का कैपेबिलिटी है। इन्होंने एक और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन का मतलब होता है कि नया जमीन लेके वहां पे फिर से प्लांट बनाना। तो वहां पे भी ये लोग प्लांट बनाएंगे और वहां से फर्दर इनका 500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है, विच इज ऑसम एक्चुअली में। स्टॉक पी कितना है? 47-48 का। मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम लोग 70-80% से ग्रो कर सकते हैं। देखिए FY26 में ये बोल रहे हैं, ये थोड़ा कंजर्वेटिव बोलते हैं, 70-80 करते हैं। कभी कभी 70-80 बोलेंगे, फिर कभी कभी बोलेंगे 40-50 ऑन अ सेफर साइड के लिए। तो इस हिसाब से कंपनी मुझे अच्छी लगती है। स्टॉक पी देखोगे तो सिर्फ 47 का है, और आपको ग्रोथ 70-80 का है। तो उस हिसाब से ये कंपनी भी मुझे अच्छी डील लगती है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ, ये कंपनी अगर आप देखोगे तो डेब्ट फ्री, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा बात लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके देखोगे तो 71.44% प्रोमोटर के पास है, और प्रोमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है थोड़ा बहुत ही सही। शेयर होल्डर भी कम है क्योंकि एक एसएमई है। इसका भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। एंड कंपनी ने रिसेंटली एक यूएस पे एक कंपनी का एक्विजिशन किया हुआ है, उससे भी कंपनी का उम्मीद है कि 250 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर ले। तो कंपनी का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन वहां से आने वाला है। मैनेजमेंट का ये बोलना है कि फ्यूचर में हम लोग इनका आपको
रेवेन्यू को कंसोलिडेट करके दिखाएंगे तो इनका रेवेन्यू और तेजी से बढ़ सकता है फ्यूचर में, विच इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। और मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ ये कंपनी भी क्या बनाती है। इस कंपनी का भी आप देखोगे तो वही सब काम है, आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर असेंबली करने का ज्यादातर काम, और उसके लिए डिजाइन वगैरह बनाने का। अब जल्दी से फटाफट चल जाते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सा ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ कॉमन प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पे आ गया तो ये सब आप देख सकते हो, जैसे ये लोग ईवी चार्जर बनाते हैं, देन आपको पिनबॉल मशीन बनाते हैं, एचबीएसी सिस्टम वगैरह बनाते हैं, आपको देन एवियोनिक्स सिस्टम वगैरह बनाते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका एवियोनिक्स में ना आपको एक्सपोजर बढ़ रहा है एरोस्पेस एंड डिफेंस में, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, जो कि आप वॉच करो। कंपनी का वैल्यूएशन 47 है, एसएमई के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन जब मार्केट अच्छा होगा यही एसएमई कंपनी आपको बहुत तेजी से बढ़ेगी, रोज अपर सर्किट लग सकता है। मैं इस पार्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएमई कंपनीज का बात कर रहा हूँ। जब मार्केट अच्छा होगा तो इनमें बाइंग बढ़ता है। ईवी में काम करते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, तो देखोगे तो इनके प्रोडक्ट भी आपको काफी लुक्रेटिव लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग खराब प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। देन आपको आईटी सर्विसेज वगैरह का भी ये लोग बनाते हैं, जैसे आपको वाईफाई नेटवर्क स्विच वगैरह हो गया, आपको आईओटी वगैरह का भी करते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह बनाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको मेडिकल के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे लैब इक्विपमेंट बनाते हैं, डेंटल वेयरेबल वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मेडिकल में ना अच्छा मार्जिन होता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी आपको बल्क की ऑर्डर रहता है, मार्जिन अच्छा होता है। देखो यहाँ पे ड्रोन भी बनाते हैं, तो ये कंपनी आपको एक अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। इट शुड बी ऑन योर रडार। एसएमई है, अगर आप एसएमई शेयर होल्डर हो तो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट जाता हूँ, आप इसको आपको इसका फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह दिखाता हूँ बेस्ड ऑन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस वगैरह दिया है। कुछ मैंने कैलकुलेशन किया था, तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम लोग आपको FY 26 में 270 से 280 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर इनका देखोगे, H1 में कितना किया है इन्होंने, H1 में 123 किया है, तो 150-60 करोड़ ये कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये लोग H2 भी हैवी होते हैं। इनको रिसेंटली आपको यूरोप से भी ठीक ठाक ऑर्डर मिला हुआ है। इनका ऑर्डर बुक भी 450 करोड़ के आसपास का था, ऑर्डर बुक भी इनका हेल्दी है आज के टाइम पे। और इनको रिसेंट भी ठीक ठाक ऑर्डर मिला हुआ है, आई थिंक डिफेंस से भी इनको थोड़ा बहुत ऑर्डर मिला है। आप देख लीजिएगा। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है आज के टाइम पे। अब हम डायरेक्ट फाइनली कैलकुलेशन वगैरह देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा, 127 करोड़ का H1 का रेवेन्यू था, और इनका टारगेट 270-80 करोड़ का, तो मुझे ये अचीवेबल दिखता है। तो उस हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड भी बनता है 35 का। लेकिन चीज कब इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब हम FY 27 का कैलकुलेशन करते हैं। जस्ट 30-40% का अगर मैं ग्रोथ ले लेता हूं यहां से, जो कि मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी करती है, गाइडेंस देती है लेकिन गाइडेंस ओवर अचीव करती है, मुझे लगता है दे कैन क्लॉक रेवेन्यू ऑफ 500 करोड़ के आसपास का आराम से इन FY 27। फिर भी हम कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करेंगे, कंजर्वेटिव कैलकुलेशन से रेवेन्यू बनता है 392 करोड़ का। पैट मार्जिन अगर मैं 15% कर लूं, और मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हमारा बिजनेस का क्वालिटी अच्छा होने वाला है। उसका मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा ओडीएम बढ़ने वाला है, ओईएम घटने वाला है। ओडीएम समझ लो हाई मार्जिन बिजनेस होता है, ओईएम आपको कम मार्जिन का बिजनेस होता है। तो उस हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पी बनता है 24.82 का एंड 28 के आसपास का, बेस्ड ऑन पैट मार्जिन। तो यहाँ पे आपको एक एसएमई कंपनी मिल रही है जो कि फॉरवर्ड P25 पे है और ग्रो कर सकती है आपको 50-60% से आराम से। तो आई थिंक इट इज ऑलरेडी ऑल्सो ए गुड जे। पिक कितना बनता है, पिक बनता है आपको 0.67 के आसपास का, तो इट्स अ गुड डील। आपको ये देखना पड़ेगा, अपसाइड काफी है यहाँ पे। जो उन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया उससे ठीक ठाक अपसाइड आ सकता है। नॉट ओनली दैट, जो उन्होंने एक्विजिशन किया है यूएसए में, वहां से भी अच्छा खासा आपको अपसाइड आ सकता है। तो ये रहा मेरा 3 ईएमएस का टेक। और एक मैं बोनस कंपनी आपके साथ जो शेयर करने वाला था उसका नाम है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री जो है, इसका काम क्या है, इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो, गिरते हुए मार्केट में भी ना ये कंपनी अपने लेवल को मेंटेन कर रही है। ये कंपनी उतना नहीं गिर रहा है। इसका क्या रीजन है, कंपनी का आज के टाइम पे देखोगे आपको वैल्यूएशन महंगा दिखेगा, लेकिन क्या है कि कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा है, कंपनी का कोर बिजनेस में थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। इसीलिए आपको 49 के पी पे आज के टाइम पे ये कंपनी दिख रही है। सीन समझो क्या है, यहाँ पे कंपनी आपको दो बिजनेस, इमर्जिंग बिजनेस कर रही है। पहला कौन सा है, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में ये लोग क्या करेंगे, आपको सेमीकंडक्टर वगैरह बनाएंगे। सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिलिकॉन फैब बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि बैटरी वगैरह में जिसका प्रोडक्ट यूज होता है आपको। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा ये लोग एक बहुत इमर्जिंग बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसका की नाम है जिंक ब्रोमाइड। और कंपनी का आपको ब्रोमीन का बिजनेस है, दैट्स व्हाई इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, ठीक है। ये बात का ध्यान दीजिएगा। और
इससे क्या होता है, आप ये समझो जिंक ब्रोमाइड बैटरी जो है इट कैन बी फ्यूचर, जो कि 4-5 साल बाद जाके हो सकता है लिथियम बैटरी को आपको रिप्लेस करे एटलीस्ट ग्रिड में। क्यों? क्योंकि इट इज सेफर, और ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है और कम दाम का होता है, और यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है कोई भी। लिथियम आपको रेयर अर्थ है, कोबाल्ट रेयर अर्थ है, तो समझ लो रेयर अर्थ नहीं है। जिंक भी आपको इजिली अवेलेबल है, ब्रोमीन भी इजिली अवेलेबल है, सस्ता होगा, टिकाऊ होगा, और थोड़ा ज्यादा जगह लेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ तो हो सकता है उसको कंप्रेस कर दिया जाए। तो दिस इज द कंपनी यू शुड कीप ऑन रडार। ये एक अच्छी कंपनी मुझे लगती है। अगर इसका देखोगे बैलेंस शीट वगैरह भी काफी तगड़ा है। आपको रिजर्व में दिखेगा 1900 करोड़, एंड आपको बोर्डिंग इसके ना के बराबर है 280 करोड़, तो नेट डेट फ्री कंपनी ही बोला जाएगा इसको। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आकर देखोगे तो मेजोरिटी माल आज के टाइम पे एफआईडीआई के पास ही है एंड प्रोमोटर के पास ही है। थोड़ा बहुत 10% है जो कि कुछ नहीं होता है, आपको पब्लिक के हाथों में है। तो दिस इज द बोनस कंपनी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इसका आपको ब्रो बैटरी का भी अच्छा बिजनेस है, सिलिकॉन का भी अच्छा बिजनेस है, सेमीकंडक्टर का भी, तो इसको आप रडार में रखिएगा। आई थिंक इट इज अ गुड ऑप्शन जिसके रिसर्च करें। नन ऑफ दिस शेयर्स आर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। इसको ध्यान दीजिएगा, खुद का रिसर्च करके खरीदिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड बाय। थैंक यू।